मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जो जिन फर्स्ट में आप सुन चुके हैं। इसका वो जिन पार्ट 2 है। ये है रामू की कहानी जो आपने सुनी। रामू की मृत्यु कैसे हो जाती है और उसका भाई रमेश की कुछ समझ में नहीं आता है और रमेश मन ही मन सोचता रहता है कि भाई की मृत्यु कैसे हुई। वो तो आज सब ठीक था, स्वस्थ था, उसके बाद उसकी मृत्यु कैसे हो गई। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनाता। रामू मिठाई कहाँ से लाता था, ये बात आज तक उसने किसी को नहीं बताई और भाभी को थोड़ी बात बताने के बाद ही भाई की मृत्यु हो गई। रमेश अपनी भाभी से सारी बात फिर से पूछने की कोशिश करने लगा। भाभी ने रमेश को सारी बात बताई कि वो एक बाग से मिठाई लाते थे और बता ही रहे थे कि अचानक उनके सीने में दर्द हुई और उनकी मृत्यु हो गई। वो बताना पूरी बात चाहते थे मगर उनके सीने में दर्द इतना तेज था कि वो कुछ बता नहीं पाए और ज़मीन पर गिर गए। मगर उनके साथ कोई न कोई अनहोनी ज़रूर हुई है। रमेश मन ही मन सोचता कि भाई की मौत कैसे हुई है, इसका पता कैसे लगाया जाए। रमेश के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और वो सोचता है कि भाई जहां काम करता था वहां जाता हूं, शायद वहां से कुछ पता चले और हो सकता है कि कुछ काम मिल जाए। रमेश दुकान पर जाता है और अपनी सारी बात मालिक को बताता है, घर के सारे हालात से अवगत कराता है और मालिक कहता है कि ठीक है, तुम कल से आ जाना। रमेश सुबह उठता है और नहाता है और पास के हनुमान जी के मंदिर जाता है। रमेश हनुमान जी का पुजारी था और तैयार होता है और दुकान चला जाता है मगर मन ही मन में सोचता रहता है कि भाई को क्या हुआ था, इसका भी मुझे पता लगाना है। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और वो रोज़ हनुमान जी के मंदिर में पूजा करता और हनुमान जी से यही कहता कि हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ, और रोज़ दुकान चला जाता और शाम को वापस घर आता। एक दिन दुकान से जल्दी घर आता है और उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। वो जल्दी दुकान से घर आ जाता है। तभी उसके कुछ मित्र आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं मेहंदीपुर बालाजी जा रहा हूँ, क्या चलोगे? रमेश कहता है, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं दुकान से घर जल्दी आ गया हूँ, कब जाने का प्रोग्राम है? तब एक मित्र कहता है कि अगले हफ्ते तक जाना है। तो रमेश कहता है, हो सकता है तब तक मेरी भी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं भी चलूँगा। फिर अगला हफ्ता आ जाता है और रामू की तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार हो जाता है और रामू अपने दुकान के मालिक को बताता है कि मैं बालाजी जा रहा हूँ। फिर मालिक कहता है कि ठीक है, तुम बालाजी चले जाओ। अपने मालिक को सारी बात बताकर वो अपने दोस्तों के साथ बालाजी चला जाता है और हनुमान जी से प्रार्थना करता है कि हे बालाजी सरकार, हमारे भाई की मृत्यु कैसे हुई, इस राज से पर्दा उठाइए। बालाजी में प्रसाद चढ़ाकर मंदिर के बाहर आता है तो देखता है कि उसके मित्र कुछ वहाँ की बाज़ार से सामान खरीद रहे होते हैं। रमेश भी उन उस दुकान पर पहुँचता है और रमेश जब अपने दोस्तों को देखता है कि वो कुछ सामान खरीद रहे हैं तो रमेश भी एक
दुकान से एक गदा वाला एक माला लेता है, जिसमें गदा पड़ी होती है, और माला पहन लेता है। फिर सारे मित्र सब एक साथ गांव वापस आ जाते हैं, और फिर अगले दिन वो अपनी दुकान चला जाता है और वापस आता है। मगर उसके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठते रहते हैं, और सोचता है कि भाई का कुछ पता नहीं चल रहा, और मन ही मन सोचता है और फिर शांत हो जाता है। एक दिन दुकान से निकला ही था कि भाभी का फ़ोन आ जाता है, और भाभी कहती है कि रमेश भैया घर का कुछ सामान लेते आना। भाभी सामान बताती हैं, और रमेश सामान नोट कर लेता है और सामान खरीदता है। सामान खरीदते खरीदते उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, और रात के करीब 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी रह जाते हैं। फिर वो वहाँ से जल्दी जल्दी चलता है, और उसको देर हो गई थी कि जल्दी घर पहुँचना है। जो रास्ता बाग से होकर जाता था वही रास्ता वो पकड़ता है, कि उसने सोचा कि इस रास्ते से हम घर जल्दी पहुँच जाएंगे। फिर रास्ते में कभी रामू जाया करता था, और रमेश आज उसी रास्ते से जा रहा था। वो बाग के पास पहुंचता है, देखता है कि यहाँ तो बहुत उजाला है, और पास जाकर देखता है कि वहाँ पर लोग नाच रहे हैं। खूब सुंदर सुंदर से कपड़े पहने हैं, जैसे लगता है कि कोई दूसरी दुनिया है। रमेश ये सब देखता है, और वहाँ पर थोड़ी देर तो खड़ा होता है, और उसे अच्छा लगने लगता है, तो वो वहीं पर थोड़ी देर बैठ जाता है और सोच में पड़ जाता है, और उसे कुछ डर का एहसास भी होता है, और मन ही मन हनुमान जी का नाम लेने लगता है, और वहीं पर वो बैठा रहता है और कि देखता है और सोचता है कि कहीं मेरा भाई यहीं तो नहीं आता था, जो उसे देर हो जाया करती थी। वो सोच ही रहा था कि तभी वहाँ एक आदमी आता है और रमेश की तरफ एक मिठाई का डिब्बा बढ़ाता है, और कहता है कि किसी को मत बताना, वरना तुम मर जाओगे। रमेश सोच में पड़ जाता है कि भाई यहीं से मिठाई ले जाते थे, मगर ये मैं मिठाई नहीं लूँगा। और रमेश मिठाई लेने से मना कर देता है, और जिन्न को गुस्सा आ जाता है, और जिन्न कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। रमेश पर हमला कर देता है, और रमेश को उठाकर फेंक देता है, और रमेश के पास जाकर फिर से उठाता है और पटकता है, और रमेश की शर्ट फट जाती है, और रमेश के सीने पर जिन्न बैठ जाता है। मगर जब जिन्न रमेश के सीने पर बैठता है तो वह गदा उसके जो गले में पड़ी थी वो बाहर निकल कर आ जाती है, और रमेश ने जो पहन रखी थी गदा वो उसके ऊपर दिखने लगती है। जिन्न रमेश के सीने पर बैठता है, और गदे से एक ऐसी रोशनी निकलती है कि रोशनी पड़ते ही जिन्न दूर जाकर गिरता है और जलने लगता है, और वो मर जाता है। रमेश ये सब देखकर आश्चर्यचकित से देखता रहता है, और वहाँ अंधेरा हो जाता है, और ये सब कुछ गायब हो जाता है। और रमेश घर आता है और अपनी भाभी को सारी बात बताता है, और तब भाभी सब कुछ जान चुकी थी कि मेरे पति की मृत्यु कैसे हुई। तब से रमेश हनुमान जी की पूजा रोज़ करता, और अपने परिवार वालों के साथ खूब मौज से रहने लगा।
भाइयों, ये मेरी कहानी जो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहूँ। धन्यवाद।